नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवविद क्लासेस पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अलजेब्रा चैप्टर के अंतर्गत में टाइप 6 के प्रश्नों को देखेंगे। मैं बोला था पिछले क्लास में कि अगले क्लास में हम लोग मूलों की प्रकृति के बारे में जानेंगे करके। किसके मूलों की प्रकृति के बारे में? तो वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होती है, उसको कैसे निकालते हैं और उसके आधार पे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं। मूलों की प्रकृति किसका बोल रहे हैं? वर्ग समीकरण का, अर्थात नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, अपने को इसके लिए जो प्रश्न दिया रहेगा, जैसे कि प्रश्न कैसे आते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रश्न। ये एक क्या है? वर्ग समीकरण है। x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी करके पूछ रहा है। फिर 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है उस चीज को मैं बताऊंगा, लेकिन आज हम लोग चलेंगे एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट की तरफ कि आपका मूलों की प्रकृति d इक्वल्स टू 0, d इज लेस देन 0, d इज ग्रेटर देन 0 क्या है, ये d क्या है और ये d का मान आपका माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a में कौन सा है, और उसके आधार पे पहले इस सूत्र को किसने दिया इसको जानेंगे। उसके आधार पे हम लोग आगे सब चीज़ों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आगे इसको शेयर करना ताकि सबको इसका फायदा हो। चलते हैं आज के पूरे कॉन्सेप्ट पे कि वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति। मैं क्या लिखूँ, विविक्त कर लिखूँ या फिर विभेदक? विविक्त कर या विभेदक किसको बोलते हैं? तो कोई भी ये वर्ग समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये वर्ग समीकरण का मानक रूप होता है जिसमें क्या चीज है, ये a है, b है, c है। b x का गुणांक है, x² का गुणांक क्या है, a है। तो जो श्रीधराचार्य नाम के जो गणितज्ञ थे उन्होंने इसको सॉल्व करने का एक सूत्र दिया। क्या सूत्र दिया? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, जिसको आप पहले से 10वीं कक्षा का है ये टॉपिक, इसको आप 10th में पढ़े हो कि क्या है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस। अब ये प्लस माइनस का अर्थ क्या है? x का 2 मान होगा, एक बार प्लस के रूप में और एक बार माइनस के रूप में। तो x का 2 मान, x का वह 2 मान आपका क्या होता है? मूल होता है। तो एक मूल आपका अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई क्या होगा? 2a। वैसे ही एक मूल, दूसरा मूल क्या हो जाएगा? बीटा माइनस बी प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, इस पूरे पद को क्या बोला जाता है? b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac को लिखा जाता है d के रूप में, इसलिए अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ d बटे 2a आएगा। इधर क्या आएगा? माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ d डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, हमको 2 मूल के बारे में पता चल गया, उसी को मैं यहाँ पे लिखा हूँ। देखते हैं विविक्त कर किसको कहते हैं। तो ये जो b² माइनस 4ac लिखा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विविक्त कर बोलते हैं या विभेदक बोलते हैं, या इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। तो इसी को कैसे लिख सकते हैं? अल्फा इक्वल टू क्या बोला? माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac, इसको लिख दिया माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ d डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ d डिवाइडेड बाई 2a। ध्यान से देखते रहिएगा क्लास को, मैं कहाँ से कॉन्सेप्ट बना रहा हूं इसमें। अब देखो कि इस d का मान 0 होगा। d का मान अगर 0 आ जाए तो उसका अर्थ क्या रहेगा? मूल वास्तविक हैं और बराबर है। मूल वास्तविक हैं और बराबर हैं। d अर्थात क्या चीज बोले? b² माइनस 4ac। वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c का सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं? इस सूत्र की मदद से। इस सूत्र को किसने दिया? श्रीधराचार्य नाम के गणितज्ञ ने दिया था। ठीक है, इसमें हम लोग प्लस माइनस, तो एक बार प्लस यूज करेंगे तब आपका पहला मूल निकलेगा, और बीटा यूज करेंगे मतलब माइनस यूज करेंगे तो दूसरा मूल बीटा निकलने वाला है। इतना क्लियर है?
अब d बराबर 0 आया तो उसका अर्थ मूल वास्तविक और बराबर होंगे। ये कैसे होता है इस चीज को हम लोग समझने वाले हैं अभी पूरा। तो देखते हैं, मैं अभी इन सब चीजों को अभी मैं प्रूफ करने वाला हूं कि मूल वास्तविक और बराबर होते हैं, मूल वास्तविक नहीं होते हैं बल्कि काल्पनिक होंगे करके। कब के कंडीशन में? d इज लेस देन 0। अब पहली बात तो आपको यह जानना जरूरी है कि d इज लेस देन 0 का अर्थ क्या है। d का मान 0 से कम है, तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि संख्या रेखा क्या होता है। ये 0 है, इधर जाता है +1 +2 +3, इधर बढ़ते जाएगा। इधर क्या है? -1 -2 -3। अब कई लोग क्या गलती करते हैं, -3 और -2 में बड़ा मान लेते हैं किसको? -3 को, जो कि बिल्कुल गलत है। संख्या रेखा में आपका डायरेक्शन रहता है कुछ इस प्रकार से, तो -3 छोटा, उससे बड़ा -2, उससे बड़ा -1, माइनस से बड़ा 0, 0 से बड़ा 1, ऐसे करके जाता है। मतलब कि माइनस का हर एक मान 0 से क्या होता है? छोटा होता है। इसका अर्थ यही हुआ कि यदि d इज लेस देन 0, अर्थात क्या चीज? अर्थात d का मान किस में आना है? नेगेटिव में। d का मान नेगेटिव आ गया, इसका अर्थ क्या समझ गए कि d इज लेस देन 0, और d इज लेस देन 0 करके समझ गए, तब मूल क्या आएंगे? आपके वास्तविक नहीं होंगे बल्कि काल्पनिक होंगे। काल्पनिक का अर्थ क्या है उसको भी देखेंगे। यहां पर क्या आएगा? यदि d इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0 तो 0 से बड़ा मान, मतलब कि धनात्मक में मिलना, अर्थात d का मान किस में मिलेगा? पॉजिटिव में मिलेगा। अब सिद्ध करते हैं इस चीज को एक बार। d = 0 होता है तो वहां पे मूल वास्तविक और बराबर कैसे आ जाते हैं? तो d का मान आप क्या बोले? d का मान क्या है? अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर d का मान b स्क्वायर, d का मान b स्क्वायर -4ac। ठीक है, एक अल्फा बराबर क्या चीज होता है? अल्फा बराबर होता है अपना -b प्लस √d डिवाइडेड बाई 2a। वैसे इधर जब जाएंगे तो बीटा बराबर क्या होता है? -b माइनस √d इक्वल्स टू बटे में 2a, है ना? -b माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a। अब आप किसके लिए सिद्ध करने जा रहे हो अभी फिलहाल? कि d = 0 के लिए। तो d बराबर क्या रखा जाए? 0 रखा जाए। तो यहाँ पे क्या मान होगा? अल्फा = -b प्लस √0 का अर्थ क्या हो जाएगा? 0 डिवाइडेड बाई 2a। इधर क्या चीज आएगा? बीटा = -b माइनस √d का मान क्या रखना है? √0 मतलब कि 0 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? 2a। इसका मान क्या आया? बीटा का मान -b डिवाइडेड बाई 2a, जबकि अल्फा का मान क्या रहा है? -b डिवाइडेड बाई 2a। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी b/2a आया, यहाँ पर भी b/2a आया, मतलब दोनों क्या है? बराबर है। और b/2a का अर्थ ये तो समझ गए कि बराबर है, मूल क्या है? बराबर है। अब मूल वास्तविक का अर्थ क्या है? आप a और b का कुछ भी मान रखो, जैसे मैं b का मान रख लेता हूँ 8, b का मान रख लेता हूँ मैं 8, a का मान रख लेता हूँ 2, a का मान क्या रखा? 2। तो ये कितने बार में जाएगा? ये 2 और 2 क्या हो गया? 4, 4 दूनी 8। तो इसका आंसर कितना आ रहा है? -2। इधर भी कितना आ जाएगा? -b का, यहाँ पे b का मान कितना बोले? 8, और 2 इंटू a का मान कितना बोले? 2। तो ये फिर से कितना मिल जाएगा अपने को? -2। किसका मान? बीटा का मान भी -2 मिला, अल्फा का मान भी -2 मिला, मतलब कि दोनों मूल क्या मिले आपको? बराबर मिले। और ये दोनों संख्याएं वास्तव में होते हैं क्या? -2 होते हैं कि नहीं होते हैं? तो वास्तव में जो संख्या उपस्थित रहता है उन संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। जैसे कि -2 उपस्थित है ना, संख्या रेखा में -2 आता है, तो -2 भी क्या हो गया? एक वास्तविक संख्या है, और ये इधर का -2 भी क्या है? वास्तविक संख्या, और दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब कि समान है। तो मूल क्या होंगे? d अगर बराबर हुआ 0 के तो मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। ठीक है, तो अब एक बार इसके लिए देख लेते हैं कि मूल वास्तविक नहीं है बल्कि काल्पनिक होंगे करके। कब के कंडीशन में होता है? d का मान अगर नेगेटिव हो,
डी का मान नेगेटिव बोल रहा हूं तो क्या चीज करना पड़ेगा मेरे को, इतने तक अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। डी का मान मैं क्या डाल देता हूं, नेगेटिव, एक आध वैल्यू जो -b प्लस डी का मान क्या डाल रहा हूं, नेगेटिव, तो ये ले लिया मैं -49। 49 ही क्यों लिया मैं, क्योंकि 49 7 का वर्ग होता है, तो 49 का मैं अगर स्क्वायर रूट निकालूंगा तो वो बाहर निकल सकता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। आगे डिवाइडेड बाई 2a, वैसे इधर क्या चलेगा, बीटा इक्वल टू -b माइनस अंडर रूट ऑफ -49 डिवाइडेड बाई 2a। अब अल्फा इक्वल टू -b प्लस, अब आप इसको -49 को -7 का घात 2 नहीं लिखेंगे, ये माइनस अलग है, जबकि 49 किसका वर्ग होता है, 7 का वर्ग, ठीक है। अब ये माइनस का अर्थ ये है, अगर यहां से मैं माइनस को हटाऊं तो माइनस की जगह लिखा जाता है आई स्क्वायर, जिसको आप लोग बोलते हो आयोटा। ये टॉपिक है किसका, 11th और 12th का। अपने को सिर्फ इतना जानना है कि माइनस का अर्थ क्या होता है, आई स्क्वायर। 49 का अर्थ क्या होता है, 7 स्क्वायर, इंटू माइनस का अर्थ क्या बोले, आई स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया आई स्क्वायर। वैसे इधर भी आ जाएगा, बटे में क्या आया 2a, इधर क्या होगा बीटा इक्वल टू -b माइनस अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, इधर भी वैसे ही होगा, बटे में आया 2a। फिर आगे अगर जाएंगे तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, -b। अब देखो यहां से ये बाहर निकलेगा तो क्या बन के निकलेगा, 7i बन के निकलेगा, है ना, 7 स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, बाहर निकलेगा वर्गमूल के, तो क्या बन जाएगा, ये 7i बन के निकलेगा। वैसे ये भी क्या निकलेगा, 7i बन के निकलेगा। तो फिर इधर क्या आएगा, बीटा इक्वल टू -b माइनस 7i डिवाइडेड बाई 2a। अब बोले थे जैसे कि b का मान हम लोग क्या रखे थे, 8 रखे थे, a का मान क्या रखे थे, 2 रखे थे। तो फिर से वही कर देते हैं, इसको लिख देते हैं 8, b का मान 8 अगर रखते हैं तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -8 प्लस 7i डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, है ना, 2 दूनी क्या कर दिया, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ से 4, ठीक, ये 4। वैसे इधर भी आ जाएगा सेम चीजें, बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, -8, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, -7i डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, मतलब कि यहाँ भी कितना आ गया, 4। मैं माना हूं ना, b और a का मान कितना मान लिया हूं मैं, b का मान 8 माना हूं, जबकि a का मान कितना मान लिया, 2 मान लिया। देखो कॉन्सेप्ट को समझने में ही समय है, बाकी आपका बिल्कुल समय नहीं लगने वाला है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 8 को 4 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 2, किसमें, माइनस में, प्लस 7/4i। वैसे इधर क्या मिल जाएगा, -2 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 4i। अब देखो i के फॉर्म में आ रहा है, संख्या किसके रूप में आ रहा है, i के फॉर्म में आ रहा है, तो इस संख्या को क्या बोलोगे आप, एक इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी मतलब कि काल्पनिक नंबर है, तो ये क्या होंगे, इनके मूल अल्फा और बीटा क्या है, काल्पनिक हैं, और दोनों क्या हैं, मूल वास्तविक नहीं है बल्कि काल्पनिक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, काल्पनिक हो गया। आगे देखते हैं, मूल वास्तविक लेकिन बराबर नहीं करके कंडीशन आएगा, कब के कंडीशन में, जब आप d का मान 0 से बड़ा ले रहे हो, मतलब कि धनात्मक लोगे। अब इसी के जगह आप क्या कर डालना, 49 कर डालना, तो लास्ट में आपको ये वाला चीज मिल जाएगा कि मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक लेकिन बराबर नहीं है करके। तो अब प्रश्नों में जाएंगे। देखिए अभी तक मैं जितना कॉन्सेप्ट बताया वो आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो तो आपको ये सब चीजें बस याद रहना चाहिए। आपको प्रश्न पूछेगा, उस आधार पे आप इस कंडीशन को अप्लाई करोगे, अप्लाई किए और आप आंसर पा गए। जैसे कि एक प्रश्न को बना के बताता हूं मैं। ये पहला प्रश्न क्या बोला, पहले का सॉल्यूशन लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू क्या है, 0 है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो 1 दिख रहा है, यहाँ पे a का मान कितना हो गया 1, b का मान कितना दिख रहा है -4, c का मान कितना दिख रहा है 4। इसको किससे तुलना की है हम लोग, वर्ग समीकरण से ना, वर्ग समीकरण ये होता है, तो उससे तुलना किए तो हम लोगों को क्या मिल गया, a b c का मान मिल गया। क्या बोला कि मूलों की प्रकृति क्या होगी, इसको चेक करना है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की प्रकृति को कौन चेक करवाता है, कौन चेक करवाता है, तो वो करवाता है d का मान चेक करवाता है।
डी का मान अगर शून्य आ गया तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे, जबकि डी का मान ऋणात्मक आ गया तो मूल वास्तविक नहीं होंगे बल्कि काल्पनिक होंगे, और डी का मान अगर धनात्मक आ रहा है तो मूल क्या होंगे, वास्तविक लेकिन बराबर नहीं होंगे। इस चीज को अब देखो, डी ही क्या करवाता है, अंतर करवाता है। किसके बारे में, कि मूलों की प्रकृति में वो क्या करवाता है, अंतर करवाता है, इसलिए इसको बोला जाता है विभेदक, विभेद करवाता है ना, इसलिए डी को आप विभेदक बोलते हो या फिर विविक्त कर बोलते हो। तो डी का मान क्या होता है, डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब कि -4 ठीक, -4 इंटू ए का मान कितना है 1 है, सी का मान कितना है 4 है, तो यहाँ से -4² कितना आया +16 है ना, ये +16 माइनस 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो 16 - 16 आपको क्या दिया, 0 दिया। डी का मान 0 कब आता है, जब मूल वास्तविक और बराबर होते हैं, या उल्टा डी का मान 0 आ गया तो उसका अर्थ क्या हुआ, मूल वास्तविक और बराबर हैं, तो मूल क्या हो जाएंगे, वास्तविक और बराबर। इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसी प्रकार से मैं 2-3 प्रश्न दूसरा और प्रश्न तीसरा को हम लोग सॉल्व करते हैं सेम इसी प्रकार से। आपको मैं यहाँ पे दूसरे और तीसरे प्रश्न में ऑप्शन नहीं लिखा मैं, क्योंकि ऑप्शन सेम ऐसे ही होने वाले हैं। तो दूसरे प्रश्न के लिए देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। फिर से डी निकालेंगे दूसरे प्रश्न के लिए। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ए बी सी का मान नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पे दिख रहा है ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है -5, सी का मान है 6, तो चुपचाप सॉल्व किया जाए। डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब कि कितना है -5 स्क्वायर, तो ये -5 स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू कितना है 1, तो इंटू 1, सी का वैल्यू कितना है तो 6, ठीक है। 4 × 24, इधर कितना मिल जाएगा 25, -5 का घात 2 कितना देगा आपको 25, जबकि ये कितना हो गया 4 × 24, 25 - 24 कितना आया 1 आया, 25 - 24 कितना आया 1, किसका 1, धनात्मक का 1, तो पॉजिटिव मान है। पॉजिटिव मान मतलब कि d इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0 कहाँ पे लगता है आपका, मूल वास्तविक होते हैं लेकिन बराबर नहीं होते। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर अपने पास क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक होते हैं लेकिन बराबर नहीं, तो ऑप्शन सी आएगा, मूल वास्तविक और असमान। बराबर नहीं का अर्थ यही हुआ ना, असमान, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए मूल वास्तविक और असमान, ठीक। इतना चीज सरल है, सभी प्रश्न कॉन्सेप्ट समझना था उसमें हमको टाइम लगा, बाकी ये सब चीज को करना बहुत आसान है। एक लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसमें पहला दूसरा अब तीसरे की बारी है। तीसरा को देखते हैं, तीसरा को फिर वैसे सॉल्व करेंगे तो डी का मान बी स्क्वायर, बी मतलब -1, -1 के स्क्वायर आपको क्या दे देगा 1, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, बी स्क्वायर मतलब कि -1 स्क्वायर, -1 स्क्वायर आपको क्या देगा 1, बी स्क्वायर -4, ये वाला 4 नहीं है 4, ए का मान कितना है 4, तो 4 × 4 16, 16 एकम 16, सी बोले ना 4ac, तो कितना आया 16, 1 - 16 आपको कितना देगा माइनस का 15, -15 बोलने का अर्थ ये हुआ d इज लेस देन 0, d इज लेस देन 0 जब आता है तब मूल वास्तविक नहीं होते बल्कि काल्पनिक होते हैं। तो उस टाइम पे क्या आ जाएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि मूल क्या बोले, मूल वास्तविक नहीं होते बल्कि काल्पनिक, मूल वास्तविक नहीं बल्कि क्या होते हैं, बल्कि काल्पनिक होते हैं, ठीक है। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या बोला, k के किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक व समान। अब आपको ये लाइन मिल गया कि वास्तविक व समान, आपको याद आना चाहिए कि वास्तविक व समान के लिए d का मान क्या होना चाहिए। बस अगर आपको ये चीज पता है तो प्रश्न सॉल्व है। वास्तविक व समान के लिए आपको दिख रहा है कि क्या होना चाहिए, d का मान बराबर होना चाहिए किसके, 0 के। तो चौथे प्रश्न को सॉल्यूशन क्या करना है, d बराबर 0, d का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना है। b का वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रहा है, b किसका गुणांक, x का गुणांक क्या कहलाता है b, तो b का वैल्यू कितना है k प्लस 1 उसका घात क्या है 2 माइनस 4 इंटू a का वैल्यू k प्लस
4 k प्लस 4। c का वैल्यू कितना है? c का वैल्यू है 1, तो यहाँ पे किए 1 जो कि किसके बराबर है अब? 0 के। यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, यही तो लिखे। a के जगह में k है, b के जगह में 1 है। आगे चलते हैं। 4 एकम 4, 4 का गुना k से कितना देगा? 4 एकम 4, लेकिन माइनस में ना ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पे आएगा -4k माइनस 4 चौक 16 बराबर कितना मिल जाएगा आपको? 0। ठीक है, -4 का गुना k से किए तो -4k, इस -4 का गुना 4 से किए तो -16, और गुना में क्या है? 1 है, तो इस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आगे इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? k स्क्वायर प्लस 2k इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2k। यहाँ पे 1 आया है, 2k माइनस 4k है ना, 2k माइनस 4k। अब ये -16 प्लस 1, -16 प्लस 1 आपको क्या देगा? -15। ठीक, फिर आगे सॉल्यूशन इसका k स्क्वायर प्लस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर है 2k माइनस 4k, या फिर एक काम किया जाए, हाँ ठीक है ऐसे रखे रहते हैं, 2k माइनस 4k कितना हो गया? -2k। फिर आगे -15 इक्वल टू 0। इस मध्य पद को तोड़ते हैं, हमको किसका मान चाहिए? k का मान निकालने बोले ना, k के किस मान के लिए, मतलब अपने को k का मान चाहिए। तो फिलहाल क्या किया जाए, इस मध्य पद को तोड़ देते हैं। अगर इस मध्य पद को तोड़ेंगे तो किस रूप में टूटेगा? k स्क्वायर। ऐसा तोड़ना है कि उनके गुणांकों का गुना क्या आना चाहिए? 15, -15 के बराबर आना चाहिए। तो ये कैसे टूटेगा? -5k प्लस 3k, -2k को इस रूप में तोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि -5 प्लस 3 आपको कितना देता है? -15। उसका गुना कितना देता है? -15। इसको कई बार हो गया समझाते कि मध्य पद को कैसे तोड़ना है। तो मध्य पद को इस रूप में तोड़े हम लोग। अब इस दोनों में से कॉमन निकालेंगे k, तो क्या मिल जाएगा? k माइनस 5। इन दोनों में से k कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे k बच जाएगा, यहाँ पे 5 बच जाएगा। इस k माइनस 5 का क्या कर दीजिए? फोटो कॉपी कर दीजिए। यहाँ पे k माइनस 5, k माइनस 5 में क्या गुना करें कि अपने को +3k, +3 मिल गया ना, +3k। ये अपने आप मिल जाएगा -15, उसका टेंशन नहीं है। तो ये हो गया इतना, किसके इक्वल्स? 0 के इक्वल्स। तो k प्लस 3 बराबर क्या मिला अपने को? k प्लस 3 और क्या है? एक ठोक गुणनखंड क्या है? k माइनस 5 इक्वल्स टू किसके मिल गया? 0 के। अब यहीं पे फिर कॉन्सेप्ट कि इक्वल टू 0 है, इसका अर्थ क्या हुआ कि k प्लस 3 का मान अगर 0 होगा तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। या फिर k माइनस 5 का मान क्या हो? 0 के बराबर, तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। इसलिए k प्लस 3 को किसके इक्वल करके देखते हैं? k प्लस 3 को एक बार इक्वल कीजिए किसके? 0 के, तो क्या मिल जाएगा? k बराबर -3 और k माइनस 5 इक्वल्स टू 0 आपको क्या दे देगा? k इक्वल्स टू 5। k का मान क्या क्या मिल रहा है आपको? -3 और 5 मिल रहा है। कहाँ पर है? ऑप्शन में। तो ये है अपने पास ऑप्शन नंबर ए में। कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रश्न के अनुसार कंडीशन का अर्थ हमको पता होना चाहिए कि वो d बराबर 0 करना है कि नहीं, कि d को छोटा रखना है 0 से। ये सब चीज आपको प्रश्न के माध्यम से समझ में आना चाहिए। अब एक लास्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोला? आपको वर्ग समीकरण दिया है 2x² माइनस 10x प्लस k। इधर माइनस नहीं है, इधर सेम वर्डिंग है। k किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक व समान होंगे? इस टाइम समीकरण आपको क्या दिया? 2x² माइनस 10x प्लस k। तो 2x² माइनस 10x प्लस k इक्वल्स टू क्या दिया है? 0। a का मान 2 है, b का मान -10 है, b का मान -10, ये क्या है? c का मान है। अपने को d चाहिए, d ही तो बताएगा हमको कि कैसे मान मिलेगा। मूल वास्तविक व समान है बोला, इस टाइम पे d का मान क्या होता है? 0। d किसके बराबर होता है? b² माइनस 4ac के बराबर। अब आगे b का मान कितना है? b का मान है -10, तो ये -10 का घात 2, फिर -4 इंटू a का मान कितना है? 2, c का मान कितना है? k इक्वल्स टू क्या आ गया? 0। यहाँ से आगे -10 का घात 2 कितना देगा अपने को? 100 देगा, -4 दूनी 8 k बराबर कितना मिल गया? 0 मिल गया। अब फिर -8 के उस पर जाएगा तो बन जाएगा
प्लस 8 के एक तरफ क्या रह जाएगा, इक्वल्स टू के एक तरफ रह जाएगा 100। यहाँ से के बराबर 100/8 मतलब कि 4 दूनी 8 और ये 25 बार में जाएगा। 100 4 से कितने बार में भाग जाता है, 25 बार में, और भाग नहीं जा सकता, ये एक दूसरे से कट नहीं सकते, और तो ये 25/2 ही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। कब के कंडीशन में, जब मूल वास्तविक व समान होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर है। तो उम्मीद है कि हर एक चीज अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है या फिर कुछ भी अगर दिक्कत परेशानी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। अगले क्लास में मिलेंगे तो इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में मिलेंगे हम लोग, लास्ट टाइप को कवर करने वाले हैं अगले क्लास में, जहाँ पे हम लोग समीकरणों के हल के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको ये क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।